विभिन्न प्रांतों से जनपद में लगभग 1,39,852 लोग अब तक आ चुके हैं, जिसमें 87,000 के लगभग लोग पंजीकरण करा के रेल या रोडवेज के अधिकृत माध्यमों से आए हैं। अब जो लगभग 52,000 लोग पैदल, टेम्पो, मोटरसाइकिल, ट्रक ऐसे अनौपचारिक माध्यमों से आए थे, उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि उनका विलेज वाइज चिन्हांकन जो हम लोगों ने कराया था, उनको भी ये सुविधाएं उपलब्ध होनी है, उनको भी खाद्यान्न मिलने हैं, उनको भी पात्रता की स्थिति में 1,000 रुपये मिलना है और उनको भी अस्थाई राशन कार्ड बनाना है। उनका भी अगर उनकी इच्छा है तो मनरेगा का जॉब कार्ड बनवाना है और उनके भी हुनर का मैपिंग करके उसको प्रवासी राहत ऐप पर अपलोड करना है, ताकि उनको हुनर के अनुरूप जिलों में जो इच्छुक उद्योगपति या उद्योग चलाने के प्रबंधन के लोग हैं, डेटा उपलब्ध हो तो उसके आधार पर वो स्ट्रैटेजी बनाकर उसे कंज्यूमर गुड्स या सर्विस सेक्टर के अन्य एम्प्लॉयमेंट की योजनाओं से जोड़ा जा सके। साईं होटल में जो 2 लोग संदिग्ध पाए गए थे, वो कोई पब्लिक के लोग नहीं थे। एक व्यवस्था है कि जब जो इलाज करते हैं स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सक, वो 1 सप्ताह इलाज करने के बाद 15 दिन के लिए पैसिव क्वारंटाइन में रहते हैं। उस 1 सप्ताह तो इलाज करते हैं और एक्टिव क्वारंटाइन में रहते हैं, लेकिन 1 सप्ताह के बाद 15 दिन पैसिव क्वारंटाइन में रहते हैं। ये स्थान अधिग्रहित है साईं होटल पैसिव क्वारंटाइन के लिए, इसलिए यहाँ पर सामान्य लोगों का आवागमन नहीं था। क्लोज कैंपस है, इसलिए हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार जिस कमरों में वो लोग थे या आसपास के परिवेश को सैनिटाइज किया गया और उस कैंपस के बाहर से चूंकि उनका कोई कनेक्ट नहीं है, पब्लिक कनेक्टिविटी नहीं है, होटल खुला नहीं है, इसलिए उस एरिया के आसपास कंटेनमेंट जोन बनाने का हेल्थ प्रोटोकॉल में कोई प्रावधान नहीं है। अब तक कुल 22 कंटेनमेंट जोन हैं, बनाए गए हैं। अधिकांशतः मजरे हैं, राजस्व ग्राम भी पूरा नहीं है क्योंकि 1 से अधिक केसेस बहुत कम जगहों पर हैं। सबसे अधिक जो कंटेनमेंट जोन के रूप में प्रशासन के लिए सावधानी और चुनौती है वह जियापुर दक्षिणी और नेतपुर है, जहां पर पॉजिटिव पाए जाने के बाद डोर टू डोर सर्वे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद सैंपल जाने पर वहां पर ज़्यादा संख्या में लोग मिले हैं पॉजिटिव। इसलिए वहीं पर कंटेनमेंट जोन के जो मेन प्रोटोकॉल है उसको उन 2 जगहों पर ज़्यादा फोकस्ड वे में काम हो रहा है। अन्य जगहों पर जो कंटेनमेंट जोन है वो ज़्यादातर ऐसे हैं जो 10, 20, 25 घर एक पूर्वे के रूप में आइसोलेटेड हैं और उनको अलग से सेग्रीगेट किया गया है और उनकी डोर टू डोर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनके सैंपल भी भेजे गए। 21 और 22 के कुछ लगभग 158 आज रिपोर्ट्स लैब से आई हैं सैंपल की, वो 158 सभी नेगेटिव हैं। अभी तक कुल जो भी सैंपल आए उसमें से 88 पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें 77 लोग एक्टिव हैं जिनका उपचार चल रहा है। श्रमिकों की आवागमन को देखते हुए और उनमें लक्षण और संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए शासन के निर्देश पर L1, L2 की अधिक से अधिक जगहें और बेड की व्यवस्था की गई है। लगभग 1180 बेड L1 के लिए उपलब्ध होंगे, 100 बेड
जो तरवा का है उसको LT के रूप में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस जारी है। 100 राजकीय मेडिकल कॉलेज में L3 के रूप में ऑलरेडी फंक्शनल है। इसके अतिरिक्त अतरौलिया का जो हॉस्पिटल है उसमें 8 रूम महिलाओं के लक्षण युक्त पॉजिटिव पाए जाने पर L2 के रूप में, और अन्य जो बेड हैं लगभग 100 वो महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव L1 के लिए उपलब्ध होंगे। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को पूर्णतः नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में रखा जाएगा। और ये निर्देश दिया गया है लिखित रूप से मेरे द्वारा, अगर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध लक्षण का नॉन कोविड हॉस्पिटल में आता है तो उसको तत्काल अगर सैंपलिंग के लिए सेग्रीगेट करते हैं तो उसे नॉन कोविड हॉस्पिटल में रखने की बजाय उसे हॉस्पिटल क्वारंटाइन या L1 में रखा जाए, ताकि नॉन कोविड हॉस्पिटल में सामान्य रूप से उपचार करने वाले डॉक्टर, वहाँ के जो स्टाफ और वहाँ के जो सामान्य रूप से जो अपना उपचार कराने आने वाले लोग हैं उनमें मेडिकल इन्फेक्शन की संभावना न बढ़े। जो मेडिकल कॉलेज के अलावा चूँकि मंडलीय जिला चिकित्सालय ही शासकीय तौर पर अन्य रोगियों के लिए नॉन कोविड के रूप में उपलब्ध है, इसलिए हमने CMO और वहाँ के अधीक्षक को ये कहा है कि जो भी उन्होंने सैनिटाइजेशन कर लिया है अब स्ट्रैटेजिक वे में इस प्रणाली से वहाँ की OPD को स्टार्ट करें। सेवानिवृत्त शब्द बड़ा भ्रामक है और रिटायरमेंट शब्द उससे अधिक भ्रामक है। मैं अक्सर दूसरों के रिटायरमेंट के समय ये कहता था कि जो टायर्ड होगा वही तो रिटायर्ड होगा। रिटायरमेंट का अर्थ बहुत सोच करके हिंदी में सेवानिवृत्त रखा गया, सेवा समाप्ति नहीं रखा गया। चाहते तो उसे सेवा समाप्ति भी कह सकते थे, लेकिन शब्द को उन्होंने सेवानिवृत्त रखा। इसका मैं कारण जो समझता हूं कि जो गीता में 2 तरह के कर्म की व्याख्या है, प्रवृत्तिगत कर्म और निवृत्तिगत कर्म। ऐसी सेवा जो प्रवृत्तिगत हो, जिसमें लाभ की आकांक्षा हो, जिस सेवा या कर्म से आपको कोई परिणाम की लाभ की आकांक्षा हो, वह होता है प्रवृत्तिगत कर्म। और जिसमें लाभ की आकांक्षा न हो, ऐसी सेवा निवृत्तिगत कर्म की श्रेणी में आती है, जिसको गीता में कहते हैं कर्मण्येव अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोत्स्व कर्मणि। और कृष्ण ने भी कहा कि सर्वभूत हिते रता। प्रवृत्तिगत कर्म तभी होता है जो सर्वभूत हिते रता हो। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे यहाँ सेवानिवृत्त शब्द रखा गया। इसका अर्थ हुआ कि आप सेवा में रहो, प्रवृत्तिगत धारणा को छोड़कर निवृत्तिगत धारणा में आ जाओ, गृहस्थ से वानप्रस्थ में आ जाओ। तो मैं, जो हमारे भारतीय दर्शन की आत्मा है कि गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में रहकर सेवा करने का, जिसमें ब्रह्मचर्य में स्वयं तक, गृहस्थ में अपने परिवार की लाभ के लिए सेवा, और वानप्रस्थ में निस्वार्थ समाज की सेवा, ये जो धारणाएं थी। और संन्यास में पूर्णतः प्रकृति के साथ तादात्म्य में स्थापित होना, ये जो 4 चरण थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये नौकरी का जो फेज है, ये मुझे सेवा शून्य होने का नहीं, बल्कि प्रवृत्तिगत धारणाओं को त्यागते हुए, क्योंकि अभी कम से कम वेतन का लाभ था कि वेतन मिलेगा, नहीं काम करेंगे तो नहीं वेतन मिलेगा, यही प्रवृत्तिगत है। अच्छा कार्य करेंगे तो सरकार आपको प्रशस्ति देगी, अच्छी जगह तैनाती देगी, इसका एक प्रवृत्तिगत लोभ रहता है। बंधन होता है कि शासनादेश का पालन करना है, उससे इतर आप व्याख्या नहीं कर सकते।
इसके बाद एक अवसर मिलता है कि आप ऐसी सेवा कर सकते हैं जो आपके आत्मा की आवाज हो, जो आपकी आत्मा का स्वर निकले कि यह होना चाहिए। जो आप लोगों ने प्रश्न पूछा, वनवासियों की सेवा, आदिवासियों की सेवा मेरी आत्मा का स्वर है। इसलिए अगर प्रकृति ने स्वस्थ रखा, शरीर को इस योग्य रखा, मस्तिष्क को इस योग्य रखा, तो जीवन के शेष क्षण को मेरा पूरा प्रयास यही होगा, विनम्रतापूर्वक, कि मैं वनांचलों में, ग्राम्यांचलों में कुष्ठ रोगियों के लोग, बच्चे, मैला सर पर ढोने वाले परिवारों के बच्चे, या ऐसे लोग जिनको मैं अक्सर कहता हूं अदृश्य भारत, इनविजिबल इंडिया वर्सेस इनक्रेडिबल इंडिया, एक ऐसा अदृश्य भारत है जहां पर विकास की चमक दमक नहीं पहुंची है। उस अदृश्य भारत की ओर प्रयाण करना ही वानप्रस्थ का मूल मंत्र होना चाहिए। और मेरी कोशिश यही होगी कि आप जैसे बंधु बांधवों को सहयोग से, लोगों को प्रेरित करके, लोगों को साथ खड़ा करके, लोगों से मार्गदर्शन लेके, ऐसे लोगों के जीवन में कुछ मुस्कान लाने की कोशिश की जाए, जिनके खाते में सामाजिक और सांसारिक रूप से दुख ही जीवन की कथा रही। जो निराला जी की पंक्ति है, जैसे तमाम श्रमिक जो हमारे पैदल चले हुए छाले के साथ आ रहे हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो जिनको सेवा की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारी सेवाएं आप लोग भी कर रहे हैं, पत्रकारिता जगत में कर रहे हैं लोग, बहुत सारी सेवाएं ऐसी सामाजिक संगठन के लोग कर रहे हैं लोग। बहुत एक विशाल फलक है और मेरी कोशिश होगी कि जो कुछ अनुभव है इतने वर्षों का नौकरी का, उन योजनाओं को कैसे हम वंचितों तक और इंटाइटलमेंट के साथ पहुंचाएं, उन्हें याचना न करना पड़े, बल्कि उन्हें अधिकारिता के लिए खड़े होने की ताकत मिल सके और वो हम भारत के लोग का हिस्सा प्रभावी स्वर के साथ रख सकें, महसूस कर सकें। इसके लिए जो कुछ भी मेरे काउंसलिंग, मोटिवेशन या उनके बीच में रहना होगा, ये कोशिश करूंगा करने। मैं पत्रकारिता दिवस पर सभी पत्रकार बंधुओं को, बहनों को, और चूंकि पूरा समाज पत्रकारिता जगत से सीधा प्रभावित होता है, इसलिए उन सभी को हृदय के अभ्यंतर से इस दिवस की शुभकामना संप्रेषित करता हूं। किसी भी लोकतंत्र की आत्मा स्वतंत्र पत्रकारिता है। पत्रकारिता ही जनता और राजसत्ता के मध्य एक ओम्बड्समैन का काम करती है और सूचनाओं के लिए सेतु का काम करती है। पत्रकारिता सदैव व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को सतर्क करती है, सजग करती है, जागरूक करती है। और हमारा देश लोकतांत्रिक मूल्यों की ओर इसीलिए निरंतर अग्रसरित है कि इतिहास साक्षी है कि जब जब लोकतंत्र पर कभी बादल काले मंडराए होंगे, तो पत्रकारिता से जुड़े हुए लेखनी के योद्धाओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों को पूरी शिद्दत के साथ जिंदा रखने में अपनी कुर्बानियां दी। कोई भी आपदा का क्षण हो, उत्सव का क्षण हो, या लोकतांत्रिक चुनौतियों का क्षण हो, या मानवीय मूल्यों के क्षरण के प्रश्न हो, पत्रकारिता सदैव एक सजग प्रहरी के रूप में समाज के लिए संजीवनी का काम करती है। इसलिए मैं सभी को बधाई देता हूं और व्यक्तिगत रूप से लगभग 1 वर्ष के कार्यकाल में आजमगढ़ के पत्रकारिता के सभी
जुड़े हुए महानुभावों ने जो एक पार्टनर की भूमिका निभाई, एक सहयोगी की भूमिका निभाई, सजग और सतर्क कर रखने की मुझे भूमिका निभाई, समय समय पर जनता की आवाज़ को उठाते हुए प्रशासन को जनता के लिए उन्मुख होने के लिए प्रेरित और बाध्य करने का कार्य किया। कोरोना में मुख्यतः दूर गांव के अंचलों में लोगों की पीड़ा और दर्द को शब्दों में स्वर देकर जो प्रशासन को सजग और जागृत करने का कार्य किया, महोत्सव, अन्य आपदाएं या लोक व्यवस्था के लिए उत्पन्न हुए खतरों के समय एक सकारात्मक समालोचक की भूमिका का जो निर्वहन किया, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से सदैव आभारी रहूँगा और उम्मीद करूँगा कि जिलाधिकारी के रूप में भले ही कल मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन एक व्यक्तिशः जो एक हृदयस्थ संवाद होगा वो स्थापित रहेगा। और इस माध्यम से मैं जनपदवासियों को भी मैं प्रणाम करना चाहूँगा कि बहुतायत लोगों की प्रश्न रहित आस्था, विश्वास मुझे मिला, जबकि कोई भी जिलाधिकारी कितना भी प्रयास करे सबकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता 100%। बहुत सारे लोगों के कार्य नहीं हुए होंगे, बहुत सारे लोगों के कार्य अधूरे हुए होंगे, बहुत सारे लोगों को चाह करके भी समय नहीं मिल पाया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी मात्र नीयत को देखते हुए, मात्र इंटेंशन को देखते हुए इस जनपद के लोगों ने जो स्नेह, प्यार और विश्वास दिया, वह सिद्ध करता है प्रामाणिक रूप से कि जो ये जनपद ऐतिहासिक रूप से सर्जना, संघर्ष, शिल्प की धरती रही है, वह वास्तव में यहाँ के नागरिकों के मध्य उन मूल्यों का संवहन सजीव रूप से अभी भी निरंतर जारी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस जनपद के आम आदमी, जिसके लिए मैं प्रामाणिक रूप से गारंटी ले सकता हूँ कि वह एक संत की भूमिका में है, जो सहज रूप से सही बातों को स्वीकार करते हैं। मेरे लिए तो आजमगढ़ का एक डिवाइन रिश्ता भी है। मैं इस जनपद के जिस कक्ष में मैंने अपने नौकरी की शुरुआत के लिए एप्लीकेशन दिया था कि मैं ज्वाइन करने के लिए आया हूँ, उसमें श्री पंकज अग्रवाल जो स्वर्गीय हो चुके हैं, जिलाधिकारी थे, डीएम आवास के जिस कक्ष में मैंने अपनी ज्वाइनिंग दी थी, कार्यभार ग्रहण किया था, उसी कक्ष से मैं अपने नौकरी का कार्यभार भी वापस दूंगा किसी को। ये डिवाइन कनेक्टिविटी ही समझता हूँ कि मात्र स्थल नहीं बल्कि कक्ष भी वही है। तो इसलिए ज़रूर कोई न कोई डिवाइन रिश्ता होगा, कोई कनेक्टिविटी होगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिशः भी आजमगढ़ से मेरा जुड़ाव एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में जरूर रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः पत्रकारिता दिवस की बहुत सब लोगों को बधाई और जनपद वासियों से और पत्रकारों से सबका अभिवादन करते हुए अंत में मैं एक क्षमा भी मांगूंगा कि अगर कभी जाने अनजाने किसी व्यक्ति को अगर कोई मेरे कार्य व्यवहार से, मेरे किसी आचरण से, मेरे किसी कार्यपूर्ति न होने से, द्वारा न होने से अगर कोई दुख हुआ हो, तो उसको एक सहजता से, बड़प्पन से
स्वीकार करते हुए माफ़ करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रणाम करता हूँ।